आज आए हुए हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एक नामचीन वकील साहब के पास, हितेश बागड़ी जी के यहाँ। एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें आतंक अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उस जुर्म में भी उसको सज़ा में काटता रहता है, जिसके अंदर उसने अपराध ही नहीं कारित किया होता है, या पुलिस के अनुसंधान में इतनी कमियां रह जाती है जिसका फ़ायदा मिल जाता है और वो बरी भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसमें जगतपुरा इंदिरा गांधी नगर के अंदर एक केस दर्ज हुआ था। उसके संबंध में ही वकील साहब से आगे की चर्चा करने के लिए, उस विषय में ये जानने के लिए कि क्या क्या इस केस के अंदर कमियां रही जिसकी वजह से एक मुजरिम सज़ा तक नहीं पहुंच पाया और जिसने काम चोरी करी थी वो भी नहीं पकड़ा गया। बताएं सर। जी देखिए, अभी कुछ समय पूर्व 2015 की घटना है। इसमें एफआईआर दर्ज हुई। जगतपुरा की एक जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश से अपने किसी पारिवारिक कार्य के लिए गया हुआ था, और वो जब आया तो उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी की वारदात हुई, सामान खुर्द-बुर्द हो गए, कई सामान उनको मिले नहीं। जब पुलिस में थाने में जगतपुरा में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अपराधी को पकड़ने की जो बात होती है, वो तहकीकात होती है, वो करती है। तो इसमें जो 2-3 अपराधियों को पकड़ा गया, उनमें से एक अपराधी ऐसा था जो आदतन चोरी करता है। तो पुलिस ने का ध्यान आदतन अपराधियों की ओर इसलिए जाता है कि आमतौर पर जैसे चेन तोड़ने वाले स्नैकिंग के मामले होते हैं, या वाहन चोरी के मामले होते हैं, या घरों में चोरी होने के मामले जो सामने आते हैं, उसमें कुछ गिरोह होते हैं, वही ज़्यादातर रेगुलर चोरियां करते रहते हैं। तो पुलिस ने उस आधार पर सुरेश उर्फ कालिया नाम का जो व्यक्ति था उसे गिरफ्तार उस केस में किया, और उससे जो बरामदगी का सामान भी उन्होंने दर्शाया। सारी तहकीकात हुई। मामला जब न्यायालय में पहुंचने के बाद वो उसका फैसला जब 2021 में होने की कगार पे वो आया, तो जब न्यायालय ने सारे गवाह बयानों के आधार पर उसको देखा, उसकी जो भी तफ्तीश थी, अनुसंधान था, रिपोर्टें प्रस्तुत की, तो मुझे मौका मिला जो सुरेश उर्फ कालिया था उसकी तरफ से पैरवी करने का। मैंने अभियुक्त की तरफ से पैरवी की। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तो उसमें जो गवाह थे उन्होंने माल खाने में जो उनके पास पड़ा हुआ था, तो उसके कलरों की पहचान करना, या फिर अपन कहते हैं कि आइडेंटिटी फाइंड करना कि जैसे कौन सी कंपनी का था, किस तरह का था, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। दूसरा, चोरी जगतपुरा में हुई थी और जो माल है वो प्रताप नगर में जब्त हुआ, सारा वहीं पे ही रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, रोजनामचे में दर्ज हुआ। तो इस तरह की कई खामियां देखी गई, और जब फाइनली बहस के लिए, अंतिम सुनवाई के लिए जब मामले का निस्तारण करना था, उस समय जो गवाह देखे गए, बयान देखे गए कि अभियुक्त को किस तरह से सज़ा होनी चाहिए या उसे संदेश का लाभ या संदेश से परे साबित होने का लाभ मिलना चाहिए, तो उस समय हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो पुलिस के बयान है वो एफआईआर में जो उन्होंने दर्शा रखा है, चोरी का घटना स्थल, चोरी का दिन, चोरी का समय, और चोर से जो माल जब्त होना चाहिए था, जब्ती, उन सब में काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। मतलब असमानता प्रकट हो रही है। तो जब न्यायालय को हमने बहस में इन बिंदुओं को दर्शाया, साथ में जो गवाह बने पुलिस वाले, जो सिपाही थे जिन्होंने माल को अपने कब्जे में लिया, या अनुसंधान में जो सहयोगी बने, तो उनके जो बयान थे वो भी अलग अलग पहलू को दर्शा रहे थे। जैसे समय, किस समय चोर को पकड़ना, चोरी का माल किस समय जब्त होना, क्या क्या माल है, रिपोर्ट में माल जो लिखा हुआ आ रहा है उससे थोड़ा माल अलग है। तो इस तरह के कई चीज़ों के कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। तो जब फाइनली कोर्ट ने इसका निर्णय किया तो कोर्ट ने अपराधी को दोष मुक्त किया। जो उसके ऊपर धारा लगाई हुई थी 354 और 380, तो उसमें जो भारतीय दंड संहिता में दंड मिलना चाहिए था, उस दंड को माफ़ करते हुए उसे दोष मुक्त किया। वो किन आधारों पे किया? एफआईआर के जो तथ्य हैं वो अलग हैं, बयान हैं, जो गवाह हैं जिसके आधार पर किसी भी अभियुक्त को सज़ा होती है, वो गवाह और बयान और साक्ष्य जो सबूत होते हैं, जिनमें देखा जाता है कि वारदात, चोरी या फिर उनसे जो लेना देना है वो किस तरह भिन्न है, वो सारी असमानताएं देखी गई। तो अभियुक्त को जो है दोष मुक्त किया जिला एवं सत्र न्यायालय ने। और इस तरह के कई मामले सोसाइटी में देखे जाते हैं, जो आमतौर पर हमने कई बार ये देखा है कि एक आदतन अपराधी होता है, उसको दूसरे केस में भी गिरफ्तार किया जाता है, या फिर जांच में उसको बुलाया जाता है, या उससे पूछताछ की जाती है।
जबकि आजकल जो है समाज में चोरी की वारदातें, वाहन चोरी की वारदातें या छेड़छाड़ की महिलाओं के साथ वारदातें बढ़ती जा रही है और इस पे पुलिस भी अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी रोकने में कई बार विफल इसलिए हो रही है कि इनकी तादाद बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और होता ये है कि जब आदतन अपराधी की बात आती है तो उससे पहले पूछताछ करने का कारण ये होता है कि हो सकता है वो उसने जमानत का लाभ लेते हुए अब बाहर आ गया, वो तो दूसरे कार्य को अंजाम दे रहा है। जबकि इस बीच में कई बार ये भी देखा जाता है कि दूसरा गिरोह तैयार हो जाता है या दूसरे जो कई होते हैं गलत शौक़ों में या गलत आदतों में पड़ जाते हैं समाज के जो व्यक्ति हैं या हमारे युवा वर्ग हैं, तो वो चोरी करते हैं, लेकिन उनको इसलिए पहचाना नहीं जाता है क्योंकि वो नए एक आइडेंटिफाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि नए नए कार्यों को अंजाम देते हैं और उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें ढूंढने का कोई नज़रिया पहली बार होता है तो सामने नहीं आता है। लेकिन जैसे उनको पकड़ा जाता है तो फिर पता लगता है कि नए लोग भी एक समाज में जो बुरी आदतों का शिकार होते हुए तैयार हो रहे हैं। तो आजकल जो शौक़ हैं कई तरह के युवा वर्ग को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। गांजा, अफीम इत्यादि के नए नए शौक़ हैं वो पैदा होते जा रहे हैं हमारे समाज में, और जो शिक्षित वर्ग है वो भी आजकल इन प्रवृत्तियों की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले जो पुलिस का कार्य होता है, तो पुलिस उस कार्य को करने की शुरुआत में पहले उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाइड करती है जिन्होंने पहले ऐसे काम किए हुए हैं। तो इसी तरह जो हमारे मुकदमे में जो आज जिस मामले की अपन बात कर रहे हैं उसमें भी यही हुआ कि वो रेगुलर जब चोरियां वारदातें, उसकी 5-6 रिपोर्टें पहले दर्ज थी जिनमें उसने चोरी की थी। तो जब इसमें भी चोरी हुई तो लगा कि जगतपुरा में चोरी हुई है, तो वो खो नागौरियन, जगतपुरा, आगरा रोड, इन सभी जगहों पे वो आदतन चोरियां होती थी। तो इसलिए इसे उसमें भी एफआईआर में इसका जिक्र किया गया, इसे उसमें मुजरिम माना गया। लेकिन जब सारे साक्ष्य, गवाह, बयान जो मैंने आपको पहले भी दर्शाया बताया है, उनमें जब कोर्ट कोई भी मामले का निस्तारण करता है तो पूरी प्रक्रिया को देखा जाता है, क्योंकि हमारे कानून में कई तरह के प्रावधान हैं। जब तक आप बयान, गवाहों को, साक्ष्यों को पूर्ण रूप से आइडेंटिफाइड नहीं कर लेते, सारी तरीके से उनका अध्ययन नहीं हो जाता है, तो उसका निचोड़ निकलना मुश्किल होता है। तो इन सब के ऊपर जब कोर्ट ने डिस्कस किया, हमने भी बहस में कई नए नए बिंदु रखे, तो लास्ट में जो निर्णय हुआ वो निर्णय दोष मुक्ति का हुआ। वरना दोष मुक्ति नहीं होती है तो उसे फिर रेगुलर जो और भी अगर सज़ा काट रहा होता है तो उसमें उसकी सज़ा जुड़ जाती है, और अगर पहली बार ऐसे अपराध में शामिल होता है तो उसे वो सज़ा दी जाती है। लेकिन इस मामले में उसे एक तरह से कहना चाहिए दोष मुक्त बरी कर दिया, और केस, ये जो एफआईआर थी, जिस एफआईआर की अपन बात कर रहे हैं, वो एफआईआर पूर्ण रूप से एक तरह से ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब दोष मुक्त हो जाता है तो एफआईआर स्वतः ही उस अपराधी के ऊपर से हट जाती है। अपराधी अब अन्य मामलों में अगर उसका कोई लेना देना रहता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो जिस केस की अपन बात कर रहे हैं उसमें दोष मुक्त किया गया। तो इन बिंदुओं के सामने ये चर्चा जो हो रही है वो ये आती है कि कई बार हम एक ही आदमी को गुनहगार मानते चले जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसने पहले 2-5 गुनाह किए हैं तो आगे भी उसने वही गुनाह किए होंगे। तो इस तरह से एक बार ये देखना ज़रूरी है कि जो चोरी हुई है या कोई भी वारदात हुई है तो कोई नया आदमी तो उस वारदात में शामिल नहीं है, कोई नए गिरोह तो तैयार नहीं हुए, नए व्यक्ति के द्वारा तो नहीं की जा रही है। तो इस तरह की बातें हैं जो सब कुछ एक अध्ययन रहते, प्रयास रहते, वो ज़रूरी है समाज के लिए और एक नए दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। इसमें क्या आपको क्या लगता है कि पुलिस के अनुसंधान में कहीं कमियां रही हैं क्या? पुलिस के अनुसंधान में जो कमियों की बात जो आती है वो हम न्यायालय दृष्टिकोण से देखें तो जो माल खाने में सामान जब्त किया गया, वो जबकि जगतपुरा में चोरी हुई है, सामान मिल रहा है प्रताप नगर में, एक तो घटना का स्थल बदल गया। दूसरा जो माल खाने में सामान है जो रोजनामचा दर्ज किया जाता है या रोजनामचे में देखा जाता है कि साहब ये सामान है, तो उसकी प्रॉपर जो रिपोर्ट आई कोर्ट में तो उसमें भी कई फेरबदल थे। दूसरा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन की गई, जो सिपाही आए जिन्होंने माल जब्त किया या जिनके अंडर में माल था, तो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में भी कई चीज़ों का जो जिक्र या क्वेश्चन थे उनको प्रॉपर नहीं जवाब दे पाए। जैसे कि कोई मूर्ति की बात आती है तो वो किस श्रेणी की मूर्ति थी, सोने की थी, चांदी की थी, कितने वज़न की थी, या फिर जैसे मान लीजिए
एक एलईडी टीवी की चोरी की बात आती है तो किस साइज़ की थी या किस कंपनी की थी, किस ब्रांड की थी। इस तरह के कई छोटे बड़े आइटम होते हैं जो हम उनके ऊपर प्रथम दृष्टि डालते हैं, तो उससे ही हमें नज़र आ जाता है कि ये किस तरह का है या किस एंगल का है, कितनी साइज़ का, कितने वज़न का, और पहचान के रूप में उसके चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। तो इनमें असमानता पाई गई। दूसरी कि जो पीडब्ल्यू के बयान हुए, तो उसमें भी देखा गया कि पुलिस ने जो घटना के बारे में ज़िक्र किया है कि घटना के समय चोर वहाँ मौजूद नहीं था, बाद में उसे पकड़ा गया है, या किस तरह से वो उस एफआईआर में जो घटना थी उसका लेना देना ज़िक्र है जो किस तरह से जुड़ा, तो उसमें काफ़ी भिन्नताएं पाई गई। तो जो भी डिस्कस होता है या फिर हम जो फाइंडिंग करते हैं उसमें एक एक बारीकी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि किसी दोषी व्यक्ति को सज़ा होना तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को निर्दोषी व्यक्ति को सज़ा हो जाए तो वो कानून के लिए बहुत ही एक खंडनपूर्ण कार्य होता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि एक एक चीज़ को पूरी रूप से देखा जाए और आपराधिक, हाँ जी बिल्कुल, और आपराधिक केसों की बात होती है तो उसमें तो आपको पता है कि किस तरह से बिल्कुल बारीकियों से एक एक चीज़ का अध्ययन करना पड़ता है, और पुलिस भी जब कोई जांच पड़ताल तफ्तीश करती है तो किस किस तरह से उनको कई कड़ियों से गुजरना पड़ता है। तो पुलिस भी एक समाज के लिए एक अच्छा आयाम है और वो सहयोगी के रूप में कार्य करती है, लेकिन कई बार जो उनसे भी छोटी मोटी भूल हो जाती है, मानवीय भूल माने उसे या कार्यों की भूल माने, लेकिन उनका और हमारा दायित्व तो यही रहता है कि गलत व्यक्ति को सज़ा ना हो। और इसी के रूप में जो ये फैसला है वो भी ये दर्शाता है कि एक असमान व्यक्ति को आप समान मानते हुए कहने का मतलब कि निर्दोषी व्यक्ति को सज़ा ना हो, इसका यही है कि आदतन वाले व्यक्ति को आप तो ज़बरदस्ती उसमें अगर दाखिल कर दें या फिर कि साहब उसके लिए इसको भी जोड़ दिया जाए तो वो एक गलत चीज़ होती है। तो इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी मतलब जिनके यहाँ चोरी हुई उनको इस केस से किस तरीके का नुकसान हुआ? देखिए, जिनके यहाँ चोरी हुई थी तो वो एक पारिवारिक व्यक्ति थे, पूरे परिवार के साथ रहते थे। उत्तर प्रदेश उनके कोई परिवार के लोग रहते थे, वो शादी वगैरह में गए थे, तो उनके घर से जो चोरी हुई उसके अंदर उनके जो बड़े बड़े सामान हैं जैसे टीवी हैं, फ्रिज हैं, कई उनके जैसे आभूषण हैं, और जैसे अपन जो घर में काम में लेते हैं कुकर वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर, गैस चूल्हा, इस तरह के उनके मतलब जो घरेलू कामकाज के सामान है उनकी चोरी भी हुई साथ में। तो अब चूँकि पक्षकार परेशान हो गया जिसके घर में चोरी हुई है, जिसको कोई हानि हुई है, वो तो पुलिस में अप्रोच करेगा, लेकिन उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो उनको खुद को, क्योंकि वो बाहर थे, तो उनको तो ये पता कहाँ से लगता और कैसे लगता कि चोरी किसने की है, क्योंकि आज मैं बाहर हूँ और मैं आया हूँ उस स्थान पे, तो उस स्थान के आने के बाद मुझे ऐसा कहीं भी आभास नहीं होगा कि कौन आया था कौन नहीं आया था। सेकंड चीज़ आती है कि हमने अगर कैमरे लगा रखे हैं तो हम कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह या फिर वीडियो देखेंगे कि कैमरे से पता लगे कि इस परिसर में कौन आया था। तो उस परिसर में अगर कैमरे भी थे या फिर जैसी बात आई कि अनुसंधान में कि कैमरे में भी कहीं जो हमारा अभियुक्त था उसे नहीं देखा गया, तो इसमें कई असमानता इसलिए इसी कारण से दर्शाई जा रही है और देखी गई कि जब कैमरे में कोई नहीं आ रहा है या फिर आस पड़ोस वाले ने भी उसकी पहचान नहीं की कि साहब यही चोर है या यही आया था, तो कई बार इस तरह की भूल चूक हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है, हम कानून के ज्ञाता हैं और पुलिस को भी ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रशासन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस को दी हुई है कि पूरी तरह से जांच पड़ताल करें, और कड़ियाँ जुड़ रही है तो उन कड़ियों को एक कानूनी दृष्टि से और एक जो अनुसंधान दृष्टि से देखकर और फिर ही मुजरिम के बारे में पूरा जो अभियुक्त का उसे टैग देना चाहिए वो दें, क्योंकि चोर को पकड़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, पुलिस की जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाते हैं पुलिस, लेकिन कई बार जो केस बन नहीं रहा है उसमें भी ज़बरदस्ती अभियुक्त को डाल दिया जाता है। जैसे कई मामले सामने आते हैं कि किस तरह से कोई अभियुक्त चोरी नहीं करता है या वारदात नहीं करता है, लेकिन कई बार राठौड़ी पूर्वक उसे ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके और उस जो मामला होता है या जो तहकीकात होती है उसमें जोड़ लिया जाता है। इसके ऊपर कई नोवेल बने हुए हैं, कई हमने देखा है फिल्म भी बनी हुई है, और कई बार ऐसे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट भी आदेश करता है जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक चल जाता है
और लास्ट में जब 10-20 वर्ष गुजर जाते हैं तब वस्तु स्थिति सामने आती है कि जिसने चोरी की थी या जिसने वारदात की थी या गुनाह किया था उसका इसमें कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसकी सज़ा काटे जा रहा था या उस केस को बिना मतलब एक परेशानी के रूप में अपने ऊपर वहन कर रहा था। इसमें एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं सर, अब मतलब अभियुक्त भी छूट गया, चोरी का माल भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया, तो क्या एक्चुअल जो जिनके घर में चोरी हुई उनको माल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, जिनके घर में चोरी हुई है वो पुलिस में अप्रोच करेंगे और जो पुलिस कोर्ट के मार्फत उनको माल है वो अपना पहचान के आधार पर और उनके पास भी कुछ जो अनुसंधान में बिल वगैरह थे वो उन्होंने दिए हैं या पहचान है, उसके आधार पर उनको सुपुर्द किया जाता है। क्योंकि जिसका माल है वो जो माल का हकदार है या अधिकारी है उसका तो सुपुर्द होना भी चाहिए और होने का प्रावधान भी है। वो प्रक्रिया है, वो जिसका माल था वो एक बार जाकर बाकायदा एप्लीकेशन देता है और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो न्यायालय में जाकर वो अप्रोच कर सकता है। इस केस में क्या होगा सर? इस केस में तो अभियुक्त तो छूट गया, तो अब ये कैसे प्रमाणित होगा कि उनके घर में ये सामान चोरी हुआ हुआ मिला है? देखिए, पुलिस को जो सामान मिला है, अभियुक्त का छूटना या फिर उसको सजा मुक्त होना या दोष मुक्त होना वो एक अलग प्रमाणिकता रखता है अपनी, क्योंकि और भी अभियुक्त होते हैं चोरी की वारदातों में, एफआईआर में और भी अभियुक्त होते हैं। लेकिन जो माल की बात आती है वो एक पहचान अपनी खुद रखती है, क्योंकि जैसे बिल होते हैं या फिर जो पुलिस ने जब्त किया है और जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसका कुछ ना कुछ उससे अनुसंधान में सामने आता है कि भाई इनका माल है। कई बार जैसे बोल दिया जाता है कि भाई रेफ्रिजरेटर चोरी हुआ है, लेकिन साथ में बोल देते हैं एलईडी भी थी चोरी हुई है, और जबकि एलईडी चोरी नहीं हुई है। तो वो पूरी एक जांच तहकीकात होती है, उसके थ्रू ऑफ जो माल खाने में रोजनामचे में सारी चीज़ें दर्ज की जाती है। वो दर्जी के आधार पे उनको बताया जाता है कि ये आपका सामान था। इसमें से पहचान के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर, जो भी पूछताछ के आधार पर या गवाह बयान जैसे कि केसों में होते हैं उस आधार पर सारी प्रक्रिया के अधीन ही जिसका माल होता है उसे सुपुर्द किया जाता है, उसे सुपुर्दनामा लिया जाता है, ताकि वो दोबारा ये क्लेम नहीं कर सके कि मुझे माल मिला नहीं है। वो भी जो प्रक्रिया होती है उसके अधीन पुलिस भी अपना काम करती है और न्यायालय में अप्रोच करता है तो न्यायालय आदेश देकर उसका वो काम करवाता है। एक सर ये बताएं, जैसे आपको ये केस किस आधार पे मिला? देखिए कि ये जो सुरेश्वर कालिया था, इसने जो जेलर हैं सेंट्रल जेल के उनको एक आवेदन दिया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए निःशुल्क विधिक सहायता के लिए, क्योंकि उसके पास जो एक तरह से बोलना चाहिए केस लड़ने के लिए कोई भी अधिवक्ता नहीं था, और वो चाहता था कि मेरे को एक अधिवक्ता मिले ताकि मेरी जो कानूनी बात है या मेरे मामले को पूर्ण रूप से कोर्ट के सामने समक्ष रख सके। तो मुझे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने, क्योंकि मैं बतौर पैनल अधिवक्ता हूं, तो मुझे इस मामले में नियुक्त किया और सुरेश्वर कालिया की ओर से निःशुल्क विधिक सहायता के तौर पर हमने उसकी पैरवी की और उसे जो इस मामले में लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी दिलाया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये सभी न्याय सबके लिए और एक आम जनता और जो पिछड़ी हुए लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, जिनके पास आज कुछ आयाम नहीं है या कि पैसों की कमी के कारण हो सकता है, कई चीज़ें हैं, तो इनको एक न्याय के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है उसके तहत जिनको भी परेशानी होती है वो जाकर अपनी अप्रोच कर सकते हैं। ये जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसी काम के लिए खुला हुआ है? जी जी, ये मैं आपको बताऊं कि हर तालुका, हर जिले, तहसील और राज्य और राष्ट्रीय सभी स्तर पर इनकी अलग अलग जो कोर्ट के आसपास या कोर्ट के प्रेमिसेस में इनकी एक अलग से यूनिट कहना चाहिए या फिर एक ब्रांच कहना चाहिए वो खुली हुई रहती है, प्रॉपर ये काम करती है। गवर्नमेंट इसके लिए एक बाकायदा बजट है वो भी सैंक्शन करता है, बजट देता है। और जैसे बीपीएल धारी लोग हो गए या फिर कोई पॉक्सो के मामले हो गए या फिर एसिड, किसी के ऊपर एसिड फेंक कर उसके साथ कोई पीड़िता को न्याय दिलाने की बात हुई, या फिर कई बार हम देखते हैं कि भ्रूण हत्या के मामले हुए, बाल विवाह के मामले हुए आदि, इस तरह से कई जो बड़े मामले हैं उनमें निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण की भावना को देखते हुए निःशुल्क सेवा का जो है वो लाभ दिया जाता है।
जैसे इसमें लाभ के साथ साथ और क्या क्या चीज़ दी जाती है, और जैसे पोस्को वाले केस में क्या क्या कमियां रह जाती है, जिससे पीड़ित पक्ष जिसके पास पैसे नहीं होते हैं या जो अल्प आय वर्ग का होता है वो कई चीज़ों में जान नहीं पाता है, तो उस विषय को कैसे आप तक या विधिक सेवा तक ले जा सकता है? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को या आम जनता को, आम नागरिक को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जो गवर्नमेंट की इकाई है, इससे कोई भी कानूनी हेल्प लेनी है, या फिर उसे लगता है कि मेरा मुकदमा लड़ने के लिए मुझे कोई अधिवक्ता नहीं मिल पा रहा है, या उसके पास पैसों की आवश्यकता है वो पूर्ण न हो पा रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने न्याय सबके लिए योजना लागू की गई है। इसमें कई तरह की अलग अलग पॉलिसी है। जैसे बीपीएल धारी व्यक्ति है, कोई एसटी/एससी का है, और या फिर ओबीसी का है, या पिछड़े वर्ग का है, इन लोगों के लिए भी है। और जो आरटीआई अपनी जमा रिटर्न होती है वो रिटर्न जमा नहीं कराते हैं, एक मध्यम वर्ग में, निम्न वर्ग में आते हैं, वो लोग जाकर जहाँ भी तालुका, तहसील, जिला, राष्ट्रीय और राज्य जहाँ भी ऑफिस इनके खुले हुए हैं या कार्यालय हैं, वहाँ पर जाकर एक अपना आवेदन देता है। उसके लिए उसे एक आधार कार्ड या अन्य आईडी अपनी देनी पड़ती है। उसके साथ वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें पूरी जानकारी भरनी पड़ती है अपने बारे में, और जानकारी की फिर जांच भी की जाती है, क्योंकि कई बार होता है कि झूठी जानकारी भी भर दी जाती है। तो जांच की जाती है सत्यता की, कि ये वास्तव में इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय के लिए आया है, इसकी जानकारी सही है। उस आधार पर फिर उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका स्तर पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, इनकी ओर से उन्हें अधिवक्ता नियुक्त करवाया जाता है। वह अधिवक्ता उनका पूरे मामले का निस्तारण करता है, उनकी ओर से पैरवी करता है, न्यायालय में खड़ा होकर उनके मामलों को लड़ता है, और इसके लिए उन्हें कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। ये सभी निःशुल्क सेवा होती है, और इसका वहन है जो गवर्नमेंट स्तर पर ही होता है। प्रार्थी से कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है, या कोई जेल में बंद अभियुक्त है, वो अपने मामले को आगे बेल लेना चाहता है, या फिर आगे उसके कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है तो उसको जमानत दिला सके, तो उसके लिए अलग अलग तरीक़ों से ये आवेदन लिए और दिए जाते हैं। जैसे जेल क्लिनिक का भी आयोजन होता है। कई बार मुझे भी जेल क्लिनिक में जाने का मौका मिला, तो इसमें जो कैदी बंद होते हैं उनकी चिकित्सा सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, उसको देखा जाता है कि उसे अगर डॉक्टरी मुआयने की ज़रूरत है या मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत है, उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, या उसका खाना है वो किस स्तर का है, उसे रहन सहन की वहाँ सुविधा किस तरह की मिल रही है, उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। इनका भी निरीक्षण प्रत्येक माह या 2 माह 6 माह में जो भी तालुका जिला स्तर के जो भी कहना चाहिए अपने सचिव होते हैं, जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, तालुका स्तर पे तालुका के सचिव, जो भी ये एसीजीएम होते हैं या आईडीजे रैंक के होते हैं या मजिस्ट्रेट होते हैं, इन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है सचिव के रूप में। ये जाकर उनकी जांच पड़ताल करते हैं, और अगर वो कोई भी कमियां बताते हैं या उनसे पूछने पर उनको कोई भी आवश्यकता होती है, तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और उस पर कार्रवाई की जाती है। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व भी जैसे एसिड के मामले आए थे, तो इसके लिए इसमें भी प्रावधान जोड़ा गया है। अगर किसी के ऊपर भी एसिड फेंका जाता है या एसिड से वो पीड़ित हुआ है, उसके साथ इस तरह की कोई भी निंदनीय घटना हुई है, तो उसमें मुआवजे से लेकर और उसका निःशुल्क केस लड़ने तक, उसके जो भी आगे बचाव का पक्ष रखना है या अभियुक्तों से उसका बचाव, अभियुक्तों को सज़ा या कंपनसेशन की बात आए, वो सभी तरह की इसमें योजनाओं के अंतर्गत इस चीज़ को रखा गया है। पोक्सो के मामले में भी उसे जो पोक्सो का पीड़ित परिवार है वो अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई के लिए यहाँ पे आ सकता है और अपना केस निःशुल्क जो पैरवी के लिए दे सकता है। तो उसमें जो पोक्सो में अगर पीड़ित जो पक्ष है उसकी ओर से पूरी बहस की जाती है, उसे न्याय दिलाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाती है। और अगर उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो उसमें जैसे पुलिस से उसका प्रबंध कराना, जाब्ता कराना, प्रोटेक्शन दिलाना, कई तरह की तमाम कड़ियाँ इसमें होती है। इसी तरह से बाल विवाह है, कहीं भी अगर बाल विवाह हो रहा है तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, या फिर इनके कार्यालयों में जाकर सूचना दे सकते हैं, तो तुरंत यहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा जाता है और वहाँ पे जांच करवाई जाती है कि बाल विवाह हो रहा है
ये गलत है या सही है। अगर बाल विवाह होता हुआ पाया जाता है तो तुरंत एक्शन लेकर बाल विवाह को रुकवाया जाता है। इस तरह की योजनाएं हैं। साथ में बुजुर्ग है, जैसे सीनियर सिटीजन है, उन्हें कोई परेशान कर रहा है या उनके घर में ही वो किसी से पीड़ित हैं या बाहर किसी से पीड़ित हैं या उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो इसमें बुजुर्ग सेवा योजना के तहत भी कई इसमें प्रावधान लागू किए गए हैं। इस तरह जैसे नालसा है, नालसा एक राष्ट्रीय यूनिट है जिसे कहना चाहिए कि नेशनल स्तर पर वो काम करती है और उसके अंडर में सारी ब्रांचें आती है। तो नालसा ने भी अभी बालकों के संरक्षण के लिए और जो जैसे मजदूरी करवाते हैं कई लोग बालकों से, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे, इनके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई है। और अभी कुछ 2 वर्ष पूर्व कम से कम 100 से 200 जो बच्चे श्रमिक बाल मजदूर थे उनको छुड़वाया भी गया है। इसमें कई लोगों की मदद ली जाती है, पुलिस की मदद ली जाती है, अधिवक्ताओं की ली जाती है, एक आम जनता की भी ली जाती है, टीम बनाई जाती है, एनजीओ को सबको जोड़ा जाता है। इस तरह से तमाम रूप से अलग अलग कड़ियों में ये सेवाएं दी जाती है। लेकिन चूंकि अभी वर्तमान समय में एक आम जनता को इसका ज्ञान नहीं है या फिर कम पता है या पूरा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तमाम तरह के जो माध्यम हैं, जो टीवी है, अखबार है, समाचार पत्र है, ब्रोशर है, मैगजीन है, इसके थ्रू इनका प्रचार प्रसार किया जाता है और जा रहा है। साथ में जैसे जो भी आवेदन करता वहाँ पे आता है तो उसका आराम से बिना कोई परेशानी के पूरी जो भी औपचारिकताएं वो सुनी जाती है और उनका कार्य किया जाता है। और व्यक्तिगत स्तर पे बात की जाए तो हम एक अधिवक्ता हैं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को न्याय मिले। समाज का कोई पीड़ित वंचित वर्ग है तो उसे समाज में आगे लाया जाए। अगर किसी के ऊपर कोई जुर्म हो रहा है या किसी मामले में वो फंसा पड़ा है और निकल नहीं पा रहा है, तो हम भी हमारी खुद भी कोशिश रहती है कि उसको निपटाया जाए, उसे न्याय दिलाया जाए। और न्याय की एक परिभाषा यही है कि न्याय मिलना ज़रूरी है और अन्याय को सहने वाला व्यक्ति भी गलत है, क्योंकि वो अन्याय को सहता जा रहा है। अन्याय के लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कई चीज़ें समाज में जागृत है और सबको मिलकर एक प्रयासरत रूप में इस पर काम करना होगा। और हम जहाँ भी हमें आवश्यकता हमारी समाज को होती है, हम जाते हैं, कई बार कैंप भी आयोजित कराते हैं और कैंपों के माध्यम से भी मदद की जाती है। हमारे कार्यालय में भी कोई संपर्क करता है तो हमें उनकी जो भी मदद होती है वो करते हैं। मैं जैसे कि युवा समाज सेवा दल का अध्यक्ष हूँ, तो बतौर उसके भी मैं निःशुल्क विधिक सहायता कैंप लगवाकर और ऐसे जो लोग होते हैं गरीब तबके के, पिछड़े, वंचित, इनको न्याय दिलाने के लिए हम निःशुल्क विधिक सेवा परामर्श की योजना के तहत या फिर एक हमारे स्तर भी हम प्रयास करते हैं। तो एक अभी तक कितने कैंप लगाए हैं सर आपने? मैंने देखिए 2-3 कैंप तो अभी जयपुर में पिछले वर्ष लगाए हैं और हाड़ौती हैं जैसे कोटा, टोंक, इधर भी लगाए हुए हैं। और मेरे को कई जैसे संस्थाएं हैं उन्होंने भी सम्मानित किया है इस कार्य के लिए, अच्छे न्यायिक कार्य के लिए। और मेरी तो यही सोच है कि जहाँ भी आपको मिले कोई भी ऐसा आदमी जो पीड़ित है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि अपने लिए तो देखो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना वो भी एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। न्याय तो ऐसा है जो सब तक, एक वंचित वर्ग तक भी पहुंच पाए वो। बिल्कुल। तो सर इसमें मुआवजा वगैरह कैसे मिलता है, कि इसकी प्रणाली के बारे में बता पाएंगे? प्रणाली देखिए, जो आप एफआईआर है या जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे आपको वहाँ जमा करवाने पड़ते हैं। फिर वहाँ की एक टीम गठित की जाती है, वो टीम आपका जाकर सारा वेरिफिकेशन करती है। जो अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं वो अधिवक्ता सारी फाइल आपकी तैयार करते हैं। फिर उसके बाद पूरी रिपोर्टों के आधार पर चेक किया जाता है कि ये वास्तविक घटनाएं हुई है, तो उसके बाद जो सरकारी अनुदान राशि है उसमें उसको मुआवजा दिया जाता है। इसी तरह पोक्सो के मामलों में भी होता है, कई अन्य मामलों में भी होता है। इसकी लिस्ट अपन देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक आज शॉर्ट में बता रहे हैं। लॉन्ग में इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि काफ़ी समय भी लगता है और एक एक चीज़ को बताने के लिए हमें उस समय का हिसाब से पूरा टैकल भी करना ज़रूरी है। बाकी अगर हम कभी विस्तृत चर्चा करेंगे तो एक एक बिंदुओं के बारे में पूर्ण अध्ययन करके और आपको बताया भी जाएगा। और कभी किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा तैयार हूँ, मेरे खुद के रूप में भी और एक जो गवर्नमेंट की योजना है उसके रूप में भी।
धन्यवाद सर, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत। एक सर एक विषय पे भी और थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि जैसे ये अभी जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इसके बारे में कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप, ऐसी कोई बात बताना चाहेंगे जिससे सभी लोग ध्यान रख लें? किस तरह की? एक तो ये कानूनी पक्ष की तरफ से, और जैसे को किसी ने एफआईआर कराई है तो उसमें क्या क्या गलतियां रह जाती है जिसकी वजह से अभी अभियुक्त नहीं पहुंच पाया सजा तक। जी जी। देखिए, एक जो अगर वास्तव में जो घटना होती है, जैसे किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना है, चोरी की घटना है, या फिर आजकल जो आपने देखा है कि बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उनके साथ जो कि अमानवीय कृत्य किए जाते हैं और फिर उन्हें मार कर फेंक भी दिया जाता है। इस तरह के जो घिनौने काम किए जाते हैं, ऐसे अपराधियों को तो सज़ा वास्तव में होनी चाहिए और कठोर रूप में होनी चाहिए। कई बार हम जो ऐसे मामले देखते हैं तो हम सब एक वकील समुदाय मिलकर हम खुद इस मामले को आगे ले जाकर निःशुल्क पैरवी भी करते हैं, और साथ में हमारी तरफ से कोई पैरवी नहीं करेगा इस तरह की हमारी बार एसोसिएशन भी लेटर जारी करती है, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं और ऐसे कामों में हम भी साथ नहीं देते हैं, ना हमें देने का अंदर से हमारा दिल गवा देता है। तो एक अधिवक्ता के तौर पे हमारा केवल ये काम नहीं है कि एक कोई भी अभियुक्त है उसको सज़ा नहीं हो या उसे छोड़ा जाए। सही रूप में अगर वो अभियुक्त है या फिर उसकी घटना और जो स्थिति है वो वास्तविक है तो उसे ज़रूर किया जाता है, लेकिन जो ऐसे घिनौने काम है इसके लिए तो कठोर प्रावधान बनने चाहिए और न्याय व्यवस्था में भी कुछ चेंज किए जाने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जब तक कठोर दंड नहीं मिलेगा और कठोर कार्रवाई नहीं होगी और कोर्ट के अधीन जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल शॉर्ट में नहीं होगी, तब तक एक भय का वातावरण नहीं बनेगा और हम समाज में जब तक चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए प्रक्रिया का कठोर होना ज़रूरी है और ऐसे अभियुक्तों को सज़ा होनी ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम बात करें कि जो आपने बोला कि आदतन अपराधी वाली बात पर आप जैसे कुछ बताएं, तो देखिए कोई घटना होती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ा जाए या एक आदमी है वही बार बार वैसी चोरियां करेगा या उसी चीज़ों को अंजाम देगा, क्योंकि आजकल बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, शिक्षा का जो अभाव बढ़ रहा है, लोग शिक्षित होकर भी पूरी शिक्षा को उस तरह से नहीं ले रहे हैं, वो दूसरे तरीके से ले रहे हैं, शॉर्ट में काम करना चाह रहे हैं, आगे अपनी जो टैलेंट को है वो एक समाज के लिए ना देकर उसको गलत दिशा में ले रहे हैं। फिर नशे की लत है। इन कारणों से एक कई बार देखने को मिलता है कि कई छोटे छोटे जो युवा वर्ग के लड़के हैं वो एक गिरोह बनाकर तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है तो उसमें पुलिस को अनुसंधान में एक बाकायदा अपने तहकीकात को पूर्ण रूप से देखना चाहिए और ऐसा ना हो कि निर्दोष को सज़ा मिल जाए। दोषी को सज़ा होती है तो उसने कर्म ऐसा किया है या फिर उसकी भावना ऐसी रही है तो उसके आधार पर उसे सज़ा होना सही बात है, लेकिन निर्दोष को सज़ा ना हो या फिर अनुसंधान में ऐसी कोई कमियां नहीं रह जाए कि उससे गलत आदमी को सज़ा हो जाए, ये सब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। और न्यायालय भी हमेशा इन चीज़ों को अपने जो जजमेंट हैं, फैसले हैं, उनमें दर्शाता है और समाज के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को भी जानना चाहिए। जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले होते हैं ये समाज को भी कई बार प्रेरणा देते हैं और उन्हें एक लड़ने की शक्ति देते हैं, एक आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कि न्याय के दरवाजे एक आम जनता के लिए खुले हुए हैं, जो न्याय का मंदिर है आम जनता के लिए है। लेकिन कई बार जो आम जनता ये सोचती है कि प्रक्रिया में हमें समय लगेगा या प्रक्रिया कठिन है, जटिल है और हम बाहरी जो कुछ इसको निपटा लें। तो देखिए न्यायालय में प्रक्रिया में समय इसलिए लगता है कि सही आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए और गलत आदमियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और जो भी कुछ भी खाना पूर्ति उसे पूर्ण रूप से देखना। साथ में एक न्याय प्रक्रिया लंबी नहीं है, लंबी उसे कई बार अनुसंधान समय पर नहीं, चालान पेश समय पर नहीं हो पाना या अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाना या जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी जगह अन्य अभियुक्तों की बतौर संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होना। तो इस कारण न्याय प्रक्रिया में जो समय लगता है, लेकिन वर्तमान में काफ़ी बदलाव हुए हैं। अब कई मामले बड़े बड़े हैं, वो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी रात को भी बैठकर अपना काम करता है, निर्णय देता है, या फिर कई बार जजेस भी उस मामलों को हर सप्ताह रखकर उसकी कार्रवाई को निपटाते हैं। तो अब समय बहुत परिवर्तनशील हो गया है।
अब यहाँ पे न्याय की वो धारणा या परिपाटी है जो पूर्ण पहले थी, उसे हम आज नहीं कह सकते हैं कि न्याय में आज भी देरी होती है। और हम भी एक जैसे बतौर अधिवक्ता के तौर पर हम भी प्रार्थी का जो भी मामला है उसमें हम भी चाहते हैं कि उसे कानून का जो संरक्षण है, लाभ है, वो जल्द से जल्द मिले। इसके लिए पूर्ण रूप से पैरवी करते हैं। लेकिन जो कई बार छोटी मोटी देरी या फिर कहना चाहिए कि किसी कारणवश देरी हो जाती है, तो वो कोई किसी का ये नहीं होता है कि भाई व्यक्तिगत स्तर पर वो कर रहे हैं, वो एक प्रक्रिया के अधीन होता है। लेकिन समाज है, उसको न्याय मिले, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है, अधिवक्ता भी हैं और हमारे न्यायाधीश और जो भी न्याय प्रक्रिया के लोग हैं, वो सभी इस चीज़ को जानते हुए कि समाज एक वंचित वर्ग है, उसे परेशानी होती है, तो सब अपना काम समय पर और पूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जैसे अभी पोक्सो न्यायालय है, इनका भी गठन किया गया है, तो इसलिए किया गया है कि एक आम न्यायालय में पोक्सो के केस जाते हैं तो उसका कार्यभार अधिक होता है। कार्यभार अधिक होने के कारण वो पोक्सो के केस भी सुन रहा है, अपने जो रोज दिनचर्या के मामले हैं जिसकी कोर्ट है वो भी सुन रहा है। तो इस कारण से तालमेल नहीं बैठ पाता या उन मामलों को सुनते हुए पूरा दिन लग जाता है। तो इसके लिए पोक्सो कोर्ट का गठन किया गया है। पोक्सो कोर्ट में केवल पोक्सो के मामले ही लगते हैं ताकि उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। और कई मामलों में जल्द से जल्द निस्तारण भी किया जा रहा है और किया भी गया है। तो इसलिए न्याय की जो धारणा है वो एक हमें अच्छे रूप में समझनी होगी और समाज को भी एक सही आईना दिखाना होगा। ये हमारी भी एक जिम्मेदारी है और हम भारत के नागरिक हैं, तो कानून के ऊपर ही हम चलते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि आम वर्ग जब पीड़ित होता है तो उसका पीड़ा का समाधान वो कई जगह जाके ढूंढता है, लेकिन लास्ट में कानून है या न्यायालय है, वहीं आकर उसका समाधान होता है। जो एक धारणा भी ये कहलाती है या एक कहावत भी है कि जब किसी आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो आस पड़ोस वाले भाई भतीजे चाचा मामा कोई उसकी मदद नहीं करते हैं। केवल एक न्याय जो का केंद्र है या न्यायालय है या अधिवक्ता है, वही उसकी एक मदद के लिए आगे आता है। तो अधिवक्ता एक समाज का मुख्य अंग है और अधिवक्ता हमेशा एक आम नागरिक समाज उसकी मदद के लिए, उसे कानूनी सहायता देने के लिए तत्पर है और रहता है। धन्यवाद सर। एक सर आपने अभी क्या क्या पदभार ले रखा है उसके बारे में बताएं। जी देखिए, मैं राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में अभी जॉइंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी के पद पर हूँ, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में। इसके साथ ही अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जो हमारी एक समाज सेवा की एक इकाई है, युवा समाज सेवा दल, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, जिसके तहत हम आम वंचित वर्ग, परेशान पीड़ित वर्ग के जो लोग होते हैं उनके बारे में जाकर पता लगाते हैं कि इन्हें वास्तव में न्याय की आवश्यकता है और हमारे पास आते हैं तो उन्हें न्याय भी दिलवाया जाता है। इसके लिए हम कैंप भी लगाते हैं, हमारे कार्यालय में भी उन व्यक्तियों को बुलाकर उनके लिए काम किया जाता है और इस टीम में हमारे कई युवा अधिवक्ता भी शामिल हैं, कई समाज सेवक भी शामिल हैं। इस तरह से हम समाज में एक जागृति लाना और लोगों के लिए काम करते हैं। ये हमें एक अच्छे रूप में और सार्थक रूप में परिणाम भी देते हैं, क्योंकि न्याय का एक सिद्धांत है कि जो लाइन में या पंक्ति में कहना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसके चेहरे पर मुस्कान आए, यही न्याय का परिपाटी का एक तंत्र है, वो सिद्ध होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी अपने कुछ समय पूर्व एक जो उनका इंटरव्यू आया था उसमें भी इस कथन को दोहराया था, इस बात को दोहराया था कि न्यायालय और अधिवक्ता जब अपना पूरा काम समय पे करते हैं तो उसका परिणाम देखने को तब मिलता है जब पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, उसके चेहरे पे मुस्कान हो, या फिर एक जो पीड़ित और पिछड़ा व्यक्ति है जो कि एक शहरी वातावरण या फिर कहना चाहिए एक भौतिक सुख सुविधाओं से दूर है, लेकिन वो न्याय उसको वहाँ भी जाकर सुविधा दे रहा है या उसके चेहरे पर न्याय की मुस्कान आ रही है, तो वही न्याय की परिभाषा को परिलक्षित करता है। एक सर, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी है क्या? देखिए, हेल्पलाइन नंबर के तौर पे तो मैंने खुद का भी अपना मोबाइल नंबर है, वो भी मैंने आम जनता को कभी भी फ़ोन करें तो उसके लिए दिया हुआ है। बाकी मेरे ऑफिशियल नंबर भी हैं, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी कानूनी मदद आपको आवश्यकता हो तो मेरे कार्यालय में भी आ सकते हैं और न्यायालय में भी आकर अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम कोई ऐसी कोई परिपाटी तो चला नहीं रहे हैं कि
उसके लिए अलग से एक नंबर हो तो वो उसको ऑपरेट करे। अगर किसी को न्याय की आवश्यकता है या कोई परेशान पीड़ित व्यक्ति है तो डायरेक्ट वो हमसे अप्रोच करेगा, तो हमें उसकी बात तुरंत समझने का अवसर मिलेगा और तुरंत समाधान करने का अवसर मिलेगा। और न्याय जिसको चाहिए या जो परेशान पीड़ित है वो भी चाहता है कि डायरेक्ट मैं ऐसे व्यक्ति से ही बात करूं जो मेरे को मदद कर सके या मेरा कार्य कर सके। इसलिए हमने हमारे सारे ऑफिशियल और पर्सनल नंबर वो सभी हेल्पलाइन नंबर के यूज़ में या इस्तेमाल के लिए कर रखे हैं, तो अपना फ़ोन करें और तुरंत बात कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर है वो 0141270247 है और उसके अलावा एक और नंबर है 0141270388 और मेरा मोबाइल नंबर है 9829337339। इस पर भी कोई भी पीड़ित पक्षकार संपर्क कर सकता है और उसे कहीं भी राजस्थान में किसी भी तरह की या राजस्थान से बाहर किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो वो मदद के लिए हमसे बात कर सकता है। उसे हम जो राज्य सरकार की स्कीम है उसका भी अगर कुछ लाभ लेना चाहता है तो उसके बारे में भी बताएंगे और वैसे हमारे स्तर पे भी मदद होती तो करेंगे। साथ में जो हमारे अधिवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में, ज़िले में, तालुका में, तो उनके थ्रू भी हम उनकी पूरी सहायता करवाते हैं और हमसे जो होता है उसकी भरपूर हम मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं हितेश बागड़ी, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय।